हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक है, जिसका आज अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सीखना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। मुझे ध्यान है कि कहाँ पे कब एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 20 दिन पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो सैटरडे संडे के क्लास में नहीं होता है तो मैं कुछ लाइव लेक्चर्स भी लेकर कंप्लीट करवा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे सीखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक्स आपका है वो रटने की ज़रूरत नहीं है माय फ्रेंड। अच्छे से पढ़ोगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो समझी हुई चीज़ें वो ज़्यादा दिन तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। आप अगर हाइड्रोलिक्स को रटने जाते हैं तो आप उल्टा फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड एजुकेशन पॉइंट ऐप भी आपके लिए आने वाला है, हो सकता है आ गया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक के मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए अपन ने प्लान किया कि पूरा कोर्स अवेलेबल होगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट करो। और फाइनली फ्रेंड एक बार वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिक्स को अपन अगर अच्छे से बोले कि हाइड्रोलिक्स एक्चुअली में है क्या, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये हाइड्रोलिक्स जो है ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? चलिए ठीक है, अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल उठता है कि ये इसका पार्ट है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक आपका क्या है, आपका फ्लूइड है। तो आप सबसे पहला सवाल ये करोगे कि सर फ्लूइड क्या होता है। तो खैर फ्लूइड के बारे में लगभग सभी को पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो, एनी सब्सटेंस विच एबल टू फ्लो। कोई भी ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? तरल पदार्थ कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलोगे तो एनी सब्सटेंस विच एबल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो चलिए आइए देखते हैं फ्लूइड का डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपन दे दें, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड को अपन क्या लिख सकते हैं? फ्लूइड को लिख सकते हैं एनी सब्सटेंस which can able to flow under the action of shear force। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया फ्लूइड का। अब एक काम करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, पहले डेफिनेशंस को लिख दूंगा तब समझाऊंगा, ताकि आपका समय थोड़ा कम ले और वीडियो ज़्यादा लंबा हमारा ना हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपने क्या बोला आपको कि फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच एबल टू फ्लो, कोई ऐसा पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो किसी भी बल में। ठीक है, बल लगाने पर वो क्या हो जाए, बह जाए, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में लिख लो, एनी सब्सटेंस विच कैन एबल टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स आप सोम में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अगर आप सोम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, और सोम की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो सोम की क्लासेस भी। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। फिर अपन आते हैं कहाँ पे? फ्लूइड मैकेनिक्स पे। और फ्लूइड मैकेनिक्स को सीखने के बाद अपन कहाँ पे आएंगे? अपन आएंगे फिर हाइड्रोलिक्स पे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसको नोट करो। तो चलिए फ्रेंड, अब अपन समझते हैं क्या? अब अपन समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स समझने के बाद इसके अपन ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। चलिए ठीक है, ये साइंस का एक ब्रांच है विच डील्स विथ, जो किसके साथ डील्स करता है? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के साथ। ठीक है, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के साथ। ठीक है, एट रेस्ट एज वेल एज मोशन। रुका हुआ पार्टिकल हो, चाहे रुका हुआ आपका फ्लूइड हो, चाहे वो किस में हो, मोशन में हो। अगर आपसे कोई सीधा लैंग्वेज में बोले कि आप एक बात बताओ, आप बहुत श्योर एंड शॉर्ट तरीके से बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आपके दिमाग में सीधे ये बात आनी चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्या समझोगे आप? स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर। स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, कि फ्लूइड आपका कैसा बिहेव कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन? फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं?
फ्लूइड मैकेनिक्स। और यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, आप इसको रेस्ट में भी स्टडी कर सकते हो और मोशन में भी स्टडी कर सकते हो। तो इसको अपन क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट में, यहाँ पे समझना आप, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर्स भी निकलेगा, तो आप यहाँ से समझ लोगे तो थोड़ा आपको आसानी होगी आगे चल के। चलिए, जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा पार्ट है फ्लूइड काइनेमैटिक्स, और तीसरी चीज़ है फ्लूइड डायनेमिक। तीसरा चीज़ क्या है? फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है। अब देखना है अपन को कि व्हाट इज़ फ्लूइड स्टैटिक, व्हाट इज़ फ्लूइड काइनेमेटिक एंड व्हाट इज़ फ्लूइड डायनेमिक। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड। देखिए, जब अपन फ्लूइड को स्टडी करते हैं, इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड को स्टडी करेंगे, ठीक है। कब स्टडी करेंगे? व्हेन इट इज इन रेस्ट, मतलब जब फ्लूइड आपका क्या है, रुका हुआ है और आप उसको स्टडी कर रहे हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये बॉटल है और बॉटल के अंदर पानी है और हम अगर इसको स्टडी कर रहे हैं तो बेटा ये रुका हुआ है ना, ये बह तो नहीं रहा, ये एक जगह पे क्या स्थिर है। तो जब स्थिर अवस्था में हम लोग फ्लूइड की पढ़ाई करते हैं, फ्लूइड की बिहेवियर की पढ़ाई करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को बोलते हैं अपन फ्लूइड स्टैटिक। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब पदार्थ आपका रुका हुआ है, मतलब आपका फ्लूइड रुका हुआ है, अगर हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन? फ्लूइड स्टैटिक कहेंगे। तो आप ध्यान रखना, देखिए मैं श्योर एंड शॉर्ट लिखा रहा हूँ, एग्जाम में ये डेफिनेशन से नहीं आएंगी, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। तो समझोगे कब? देखो मैं लेंदी नहीं ले जा रहा हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और न्यूमेरिकल में ना फ्रेंड मज़ा आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा अप्रोच करता हूँ उसमें। थ्योरी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन न्यूमेरिकल मज़ा आता है मेरे से पढ़ने में, आपको आएगा। अगर कोई सोम पढ़ रहा है तो उसे आ रहा होगा। चलिए, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है, अपन फ्लूइड को स्टडी करते हैं जब वो किस में हो? मोशन में हो। चलिए, तो काइनेमेटिक में भी मोशन होता है और डायनेमिक में भी क्या होता है? मोशन होता है। तो आप बोलोगे सर दोनों में मोशन होता है तो इनका नाम क्यों अलग अलग है? इसलिए नाम अलग अलग है क्योंकि उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक में भी अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? फ्लूइड को, ठीक है। या तो स्टडी फ्लूइड चाहे फ्लूइड स्टडी, बात वही है, ठीक है। व्हेन इट इज इन मोशन, जब वो किस में रहे? मोशन में रहे, ठीक है। विदाउट कंसिडरिंग एनी फोर्स। देखिए फ्रेंड, अगर अपन किसी बहते हुए पानी को या तो बहते हुए फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं और मान रहे हैं उसमें और कोई सा बल नहीं लग रहा है, मतलब विदाउट कंसिडरिंग एनी फोर्स, ठीक है। अपन इस ब्रांच में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फ्लूइड को व्हेन इट इज़ इन मोशन, जब वो किस में हो? मोशन में हो, विदाउट कंसिडरिंग एनी फोर्स। मतलब अपन मानेंगे कि जिस पे अपन स्टडी कर रहे हैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक्चुअली में लगता तो है, लेकिन ये हमारा क्या मोड ऑफ स्टडी है, हमारा पढ़ने का तरीका है कि जब हम पढ़ेंगे और फोर्स को नहीं लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और जब हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे, मानेंगे कि हाँ इतने टाइप का फोर्सेस लग रहा है, तो उसको स्टडी को क्या बोलेंगे? उस स्टडी को बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ और एक बार छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन? यहाँ भी स्टडी करेंगे किसको? फ्लूइड को, वो भी मोशन में रहेगा। व्हेन इट इज इन मोशन कंसिडरिंग ऑल फोर्सेस। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन सारे फोर्स को अपन कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो चलिए छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड में सारी चीज़ें हो गई, आप इसको लिख लेना। चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बिहेवियर को क्या करते हैं अपन? इसमें स्टडी करते हैं। किसमें फ्रेंड? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो एक बात बताओ, स्टडी करने का मैंने आपको 3 तरीका बताया। पहला है आपका फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक और तीसरा है आपका फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है।
तो जब आपका फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो अब अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक। अगर आपका फ्लूइड मोशन में रहेगा और अपन फोर्स को नहीं मानेंगे, फोर्स को क्या कर देंगे, नहीं मानेंगे, मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक। ठीक है, और फ्लूइड डायनेमिक में क्या करते हैं अपन, फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड्स समझ के पढ़ोगे तो जाके जवाब दे पाओगे, रट के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो को 1-2 बार और देखना, मैं बार बार बोलूँगा तो वीडियो आपका क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, श्योर एंड शॉर्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स में भाषण नहीं चाहिए थ्योरी में। आप अब आप आ गए हो कोर सब्जेक्ट में, ये आपका हाइड्रोलिक्स कोर सब्जेक्ट है। आप इसमें भाषण नहीं दे सकते हैं कि आप अगर पूरा 1 पेज लिख दोगे ना, वो काट देगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई भी डेफिनेशन 1 पेज का नहीं है, हर एक डेफिनेशन 2 से 3 लाइन का ही रहता है। सिर्फ आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आप पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करो, ऐसे सीखो कि हाँ सर ने हमें ऐसे सिखाया, और वहाँ पे लिखने की कोशिश करो। नंबर नहीं कटेगा ग्रामर का, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसको नोट करो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक्स का, जो हमारा सब्जेक्ट है। अब देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में अपन को क्या स्टडी करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हाइड्रोलिक्स है वो किसका पार्ट है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, और अगर मैं आपको सरल भाषा में बोलूँ ना, तो 2 पार्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। एफएम का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका रियल और एक होता है आपका इमेजिनरी। ठीक है, आगे चल के अपन देखेंगे 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं। तो ये जो आपका स्टडी है वो पूरा क्या रहता है, रियल रहता है। मतलब वाटर की अगर आप स्टडी कर रहे हो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन फ्लूइड अंडर स्टडी आर रियल, मतलब जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, एकदम रियल है। अपन ने कोई एजम्पशन नहीं माना है, मानकर कोई चीज़ें स्टडी नहीं की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपन मानते हैं और स्टडी करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी स्टडी। लेकिन हाइड्रोलिक्स में क्या है, कोई भी इमेजिनेशन नहीं है। जो भी आप स्टडी करते हो आप उसको आंखों देखा देखते हो, मतलब रियल स्टडी करते हो। ठीक है, सच एस वाटर, कौन सा फ्लूइड लेकर, वाटर लेकर, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो अगर आपको सरल भाषा में बोला जाए तो हाइड्रोलिक्स क्या है, सीधी सी बात याद रखना, स्टडी ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर क्या होता है आपका, रियल फ्लूइड होता है। वाटर क्या होता है आपका, रियल फ्लूइड होता है माय फ्रेंड। तो देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं पहले चैप्टर में, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत बोरिंग है। हो सकता है आपको मुझसे क्या किसी से पढ़ने का मन ना करे, लेकिन एक बात याद रखना कि थर्ड चैप्टर से जो मज़ा स्टार्ट होगा ना, वो सीधे 9th में ख़त्म होगा। चैप्टर 1 में मैं पहले बोल दे रहा हूँ, चैप्टर 1 में मैं कोई मज़ा नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत है कंसेप्ट मैं दे दूँगा। चैप्टर 2 में मैं कोई मज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि उतना चीज़ें आसान है, बस फॉर्मूला पुट कर आंसर निकालो, ऐसा वाला है, रटी रटाई चीज़ें हैं, थ्योरी है। लेकिन जो असली मज़ा स्टार्ट होगा वो चैप्टर 3 से होगा। तो मुझे लगता है कि आधे बच्चे तो यहीं के बाद छोड़ देंगे, सोचेंगे अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, फालतू की चीज़ें, लगेगा ऐसा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पहला दूसरा मतलब 6-7 लेक्चर तो आपको लगेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं यार, खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड थर्ड चैप्टर से आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप पहला और दूसरा चैप्टर अपने से पढ़ सकते हो, लेकिन थर्ड के बाद आप नहीं पढ़ सकते हो। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि स्टार्ट थर्ड से करूँ, 1 के बाद कहाँ चला जाऊँ, थर्ड पे चला जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, सीक्वेंस टूटता है। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख सकते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर आते हैं अपन पहले चैप्टर में। तो चलिए फ्रेंड, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। बहुत छोटा सा चैप्टर। अपन को क्या करना है, इसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगाने हैं, और बहुत ही आसान है। अगर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा, मतलब फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। कुछ वैसा हार्ड आपको इसमें न्यूमेरिकल मिलने वाला नहीं है। बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो खैर आज का जो लेक्चर वो मैं बहुत छोटा ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर है, ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगेगा। कल इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे कि अपन को इसका कौन कौन सा न्यूमेरिकल करना है माय डियर फ्रेंड।
चलिए, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है जो अपन को स्टडी करना है यहाँ पे, वो है डेंसिटी। वो क्या है? डेंसिटी, या तो उसको अपन मास डेंसिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? मास डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। अब घनापन आप कैसे समझोगे? जैसे मान के चलो कि आप क्लासरूम में गए, आज अपने कॉलेज के क्लासरूम में गए और वहाँ पे पूरा क्लासरूम क्या है? फुल है। तो आप बोलोगे अरे घनी आबादी है, मतलब घना है। मतलब क्या है? वो घना है। और कभी देखोगे कि सिर्फ 4 बच्चा आया तो खाली खाली, बोलोगे घना तो वो कम है। घना तो वो क्या है? कम है। तो उसी घनेपन को क्या कहते हैं अपन? उसी घनेपन को कहते हैं डेंसिटी कहते हैं। तो हम वहाँ पे ये तो डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं कि घनेपन को अपन डेंसिटी कहते हैं, ये अपन वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और उसके हेल्प से क्या करना, डेफिनेशन को बनाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रट्टा मारो, और रट्टा मार सकते हो तो पूरे इंजीनियरिंग आप रट्टा नहीं मार सकते। यहाँ से अप्रोच बदलो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी से थोड़ा बाहर निकलो, इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। बोल तो पूरी तरीके से मैं हिंदी में ही रहा हूँ, समझ लोगे ना भाई। तो हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे ही जाके लिख दोगे हिंदी में, उन्हें रटने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वाले रटते हैं। तो अब आपका अप्रोच थोड़ा चेंज करो आप। चलिए, तो डेंसिटी, सबसे पहले ऐसे एरो देके लिखोगे। डेंसिटी क्या होता है? ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो बोलोगे सर इतने पे तो नंबर नहीं मिलने वाला। बेशक इतने पे नंबर मिलने वाला नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन बनाएंगे। तो ये देखो अनुपात में है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? इट इज अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये अनुपात है किसका? मास एंड वॉल्यूम का। बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ये आपको मज़ा नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसे क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। लेकिन ऊपर वाला प्रेफरेबल है, ऊपर वाला ही लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले से ही क्या बना दिया? डेफिनेशन। फॉर्मूले से ही क्या बना दिया? डेफिनेशन बना दिया। बोलोगे सर अभी भी सर नंबर नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अब अपन इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। चलिए, तो कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, तो इसकी यूनिट ऐड कर देंगे। यूनिट मतलब कि इकाई, कि इसकी इकाई क्या होती है। तो देखो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि मास की इकाई होती है केजी और वॉल्यूम की इकाई होती है यूनिट, मतलब कि मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब, और मास का क्या होता है? केजी। आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अब बोलोगे सर यहाँ इसके बाद भी सर नंबर नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, एक चीज़ और लिख लो। इट इज़ डिनोटेड बाय रो। ठीक है, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? डेंसिटी को अपन ऐसे रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से चीज़ों को सीखो, लिखना सीखो। ठीक है, अब आप सीनियर हो चुके हो, सेकंड ईयर में आ चुके हो, तो यहाँ से अपना अप्रोच बदलो। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपसे बनने लगेगा। नहीं करोगे मेहनत, आगे चल के फंस जाओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है एग्ज़ाम में, तो आप इतना लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और एग्जामिनर भी खुश होगा कि बच्चे ने रट्टा नहीं मारा है। आप लोग क्या करते हो? क्यूबी रट्टा मार के चले जाते हो। मास्टर तो मास्टर है, वो तो पता चल जाता भैया क्यूबी रटा हुआ है। तो रटने में और इसमें गलती भी करोगे ना, तो हो सकता है टीचर खुश होकर नंबर भी दे दे कि नहीं बच्चे ने कोशिश तो किया है। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रेंड, मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत बोरिंग है, मन करेगा नहीं पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद को पढ़ाने को मन नहीं करता। फर्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन तीसरे चैप्टर से जो चीज़ें स्टार्ट होती है ना, बहुत अच्छी होती है। तो अभी 6-7 लेक्चर तो बस समझो बोरिंग ही बोरिंग है, तुम्हें लगेगा अरे क्या आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड थर्ड चैप्टर से ऐसा नहीं है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा तीसरा चैप्टर ना, उसके बाद देखना आप मज़ा।
तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप इसे नोट करो, फिर आते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी पे। चलिए फ्रेंड, तो अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में। कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो इसको दो नामों से बोला जाता है। पहला इसका नाम है स्पेसिफिक वेट और दूसरा इसका नाम है वेट डेंसिटी। तो आप दोनों ही नाम को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर एग्जाम में आपको घुमा कर पूछ दिया क्वेश्चन तो आपको पता ही नहीं रहेगा, अरे यार स्पेसिफिक वेट को ही क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी अपन ने डेंसिटी पढ़ा जिसको अपन रो से डिनोट करते हैं। अब हमारा टॉपिक बदल के क्या हो गया, टॉपिक बदल के हो गया वेट डेंसिटी। तो यहाँ पे भी अपन कुछ वैसे ही अप्रोच लगाएंगे कि हाँ, अपन सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे और उससे डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि फॉर्मूला स्पेसिफिक वेट का क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट का वेट अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ये किस में है, ये अनुपात में है। तो एक इजी डेफिनेशन यहाँ से क्या बन सकता है, एक इजी डेफिनेशन बनेगा। देखो ये कहाँ पे यूज़ होता है फ्रेंड, आप देखना कभी कभी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप कभी देखना कि कोई बड़ी सी चीज़, जैसे कि कोई बीन बैग ले लो, एक आता है बैठने के लिए, ठीक है, या तो एक तकिया ले लो। तो देखना बेटा कि जो तकिया होता है, अगर बड़ा सा तकिया लेते हो फिर भी उसका वजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और तकिए के वजन का आप एक डंबल ले लो तो क्या आपसे उठेगा, लोहा ले लो क्या आपसे उठेगा, नहीं उठेगा। तो वो रिलेशन यहाँ से निकलता है कि कितना वेट कितना वॉल्यूम पर है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कितना वेट कितना वजन कितने वॉल्यूम पर है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। और स्पेसिफिक वेट से ही पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना ठोस है। तकिया हल्का होता है तो वो ज़्यादा ठोस नहीं होगा, लोहा भारी होता है तो वो क्या होता है, ठोस होता है। क्यों, क्योंकि उतनी ही जगह पे उसका वेट क्या है, ज़्यादा है। जैसे तकिया ले लो, तकिया भी इतना बड़ा है और आपका लोहा भी इतना बड़ा है। तकिया है आपका 1 kg का, एक बच्चा भी उठा ले रहा, लेकिन इतना बड़ा लोहा आपका कितने kg का है, 20 kg का है। तो आप यहाँ देखोगे कि इसका वॉल्यूम तो सेम है, इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का जो शेप है वो इक्वल है। दोनों का जो शेप है, ठीक है, वो क्या है आपका, इक्वल है, लेकिन इनका वजन अलग अलग है। इनका क्या है, वजन अलग अलग है। तो आप एक बात बताओ, आप एक इंजीनियर हो और आपको कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी बतानी है तो क्या बोलोगे, अरे लोहा लिख लो, उकरा से उतना भारी है। ऐसा लिख सकते हो क्या कि लोहा उससे उतना भारी है? तो आप एक स्टैंडर्ड टर्म का यूज़ करते हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि कौन सा चीज़ कितना वेट रखता है किसी वॉल्यूम पर। तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं स्पेसिफिक वेट का। तो इसका यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लिखना मत, समझने के लिए था। ठीक है, मज़ा आएगा। वैसे 3rd चैप्टर से ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग बने रहते हो तो, और नहीं बने रहते हो तो कोई बात नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। सोच रहे हो को घटिया कोर्स है इसलिए फ्री में मिल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा कोर्स, पेड कोर्स मिल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप जाके लो, डिस्क्रिप्शन में देखो, डेमो करो उसका। चलिए टॉपिक से नहीं भटकते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या लिखेंगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। वेट एंड वॉल्यूम के रेशियो को क्या बोलते हैं, अनुपात को स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। भाई बड़ा डेफिनेशन ही है तो लिखोगे कहाँ से, पॉइंट एग्जैक्ट आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड ये कर सकते हैं, ऐड ये कर सकते हैं, इसकी यूनिट ऐड कर सकते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी इकाई आप लिख सकते हो, वेट होता है न्यूटन में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। ध्यान देना, वेट होता है न्यूटन में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो आप इसको लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है माय डियर फ्रेंड, काफ़ी है डिनोशन, इसको डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लिखो सफिशिएंट है। पता चला ज़्यादा लिखने के चक्कर में अपन क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, तो अभी चीज़ों को सीखो। ठीक है, तो आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया स्पेसिफिक वेट का। आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ आपको इससे इन सब चीज़ों को क्या करना है, डिराइव करने की कोशिश करनी है।
ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आप इसको नोट करो, फिर आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। चलिए माय डियर फ्रेंड, तो अब अपन देखते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रॉपर्टी से अपन क्या करते हैं, दो फ्लूइड की जो डेंसिटी उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर कर, देखो आप इससे क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर आप देखना कभी पानी में आप ऑयल को मिक्स कर दो, पानी में क्या कर दो, आप ऑयल को मिक्स कर दो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि पानी नीचे है और ऑयल कहाँ है, ऑयल ऊपर है। ऑयल कहाँ है, ऊपर। तो कभी आपने सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है माय डियर फ्रेंड कि जो वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल से। मतलब वाटर ज़्यादा घना होता है, तो कोई चीज़ ज़्यादा घना होगा तो वो वजनी होगा, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, तो जब अपन बहुत सारे, देखो आप आगे चल के आप इंजीनियर बनोगे तो आपको हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे फ्लूइड का मिक्सअप पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्लूइड को मिक्सअप कर रहे हो तो कौन सा लेयर नीचे होगा, कौन सा लेयर ऊपर होगा, कौन सा लेयर नीचे होगा, कौन सा लेयर ऊपर होगा माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है डेंसिटी से। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन अपन इसके थ्रू ही करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो मत, ये सिर्फ समझने के लिए था। चलिए, और एक बात आप नोट कर लेना, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर उसे नोट करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में, जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको लिखते हैं अपन, चलो मैं रिलेटिव डेंसिटी ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी आप पानी के साथ कंपेयर करते हैं, जब भी किसी आप फ्लूइड की डेंसिटी को, मतलब फ्लूइड के घनेपन को पानी के घनेपन से कंपेयर करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप बोलोगे कि सर पानी के साथ ही क्यों कंपेयर किया जाता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रख लेना है, आप इसको साइड में कहीं लिख लेना नोट में, कि जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, जो हम लोग हमेशा मानते हैं, वो आपका होता है वाटर। वो क्या होता है मेरे डियर फ्रेंड, वो होता है वाटर। और आपका जो स्टैंडर्ड गैस होता है वो होता है एयर। वो क्या होता है, एयर। तो ये आप कहीं साइड में रख लेना और लिख लेना और ध्यान रखना। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो देखिए इसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि जब किसी भी घनत्व को वाटर के घनत्व के साथ मिलाकर देखा जाए, ठीक है, कंपेयर किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की, कि इफ़ वी कंपेयर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो आप यहाँ पे अंग्रेज भी बनने की कोशिश करो, हिंदी भी सीखो, सब तरीके से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों इंग्लिश मीडियम वालों, आ गया तो लिख लो फिर। चलिए क्या लिखोगे, इट इज़ आ रेशियो ऑफ, रेशियो का अनुपात बोलते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो कभी कभी देखना किसी बुक में वाटर की जगह पे स्टैंडर्ड फ्लूइड लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए यूनिट की बात कर लो इसकी, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। क्यों इसकी इकाई नहीं होगी, क्योंकि देखो ऊपर की भी इकाई आप देखोगे तो केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे की भी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर एंड और भी जो चीज़ें हैं, अभी बताकर कोई फ़ायदा नहीं, जब अपन न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तब आपको मैं वहाँ पे चीज़ें को बता दूंगा। ठीक है, और आप क्या करना,
आप एक काम करना कि जब भी आप न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने जाओगे, जब हमारा न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट होगा, आप एक पेज स्टार्टिंग का छोड़ देना, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आप वहाँ पे लिखोगे। तो खैर इसकी बात अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर आज मैं नहीं लूँगा, पहला लेक्चर है। लेकिन दूसरा लेक्चर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि वो लेक्चर कितना भी खराब तो 40+ मिनट का होगा, जिसको पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे। जिसमें अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अपन विस्कोसिटी की बात करेंगे, अपन कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और आपका कैपिलरिटी राइज, कैपिलरिटी फॉल, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो थोड़ा लंबा होगा क्लास, लेकिन मज़ा आएगा। तो फिलहाल आप प्रैक्टिस में आ जाओ, ठीक है। अच्छी पढ़ाई होने वाली है। आप ज़्यादा शेयर करो माय फ्रेंड, ताकि मुझे अच्छा लगे। अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, मज़ा आ जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए इधर उधर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन जितना अच्छा एग्जाम्पल हो रहा है मैं आपको कर ही रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में। तो टेक केयर, बाय बाय।